हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर लेके आ चुके हैं तुम्हारे सामने स्टैटिस्टिक्स का। थोड़ा गला खराब है तो मैनेज तुम्हें भी करना होगा और मुझे भी। स्टैटिस्टिक्स में मैंने काफी दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी ओरिएंटेशन लेक्चर की। तो उसमें मैंने बताया था कि हम कितने पार्ट्स में इसको करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स किस लेक्चर में लेने वाले हैं, सारा शेड्यूल मैं ओरिएंटेशन लेक्चर में दे चुका हूं और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिल जाएगा। सारा का सारा चीजें उसी में ही मिलने वाली है। प्लस डिस्क्रिप्शन में एक और चीज मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की वो भी तुम्हें वहां पर ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं। हर एक वीडियो के खत्म होते ही तुम्हें एक प्रैक्टिस शीट मिला करेगी जो कि उसी ग्रुप में होगी। इतनी ही बातों के साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर। देखो, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। अगर जिसको कुछ भी नहीं आता ना, ये वीडियो उसके लिए। जिसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। मैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से उठाना चाहूंगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो एक ना इसकी क्लासिकल डेफिनेशन होती है। तो एक होता है क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन बिल्कुल जीरो से उठा के चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो से उठा के चलेंगे। तो क्लासिकल डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इवेंट मतलब कोई भी एक घटना की अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बड़ा आसान है यार। क्या आसान है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स जैसे तुमने बचपन में पढ़ा भी होगा ना कि वो डाइस को उछालेंगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। मुझे 1 चाहिए, वो फेवरेबल है, वो मेरा फेवरेट है, मैं उसको देखना चाहता हूं 1 को, उसको ऊपर रखेंगे और टोटल कितनी आउटकम आ सकते हैं भैया? 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत है, 2 कंडीशन पर फॉलो होती है। पहली होनी चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी मैं आगे जाते जाते इसको और डिटेल में बताऊंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें, है ना, चाहे तुम कॉलेज लेवल में हो चाहे तुम 12th लेवल में हो, तो कंफ्यूजन ज्यादा होती है। इस बार मैं मैथमेटिकली बताऊंगा। पहले टीचर कैसे बताते थे 11th 12th में, तुम्हें वो डेफिनेशन से बता देते, इसकी डेफिनेशन या इसकी डेफिनेशन नहीं, मैं मैथमेटिकली तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअल में इसमें डिफरेंस क्या है। और दूसरा होता है इक्वली लाइकली होने चाहिए, इक्वली लाइकली। यही इसकी अच्छी बात है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की और यही बुरी बात है कि 2 कंडीशन पे लगता है यार। और यही अच्छी बात भी है कि ये 2 कंडीशंस में तो लग ही जाता है। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, आपस में कोई लेना देना ना हो, और दूसरी चीज हर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है एक डाइस में, पता है। तो इसका मतलब इक्वली लाइकली, तभी ये डेफिनेशन काम करती है। तो ये 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी बात बनेगी, वरना दिक्कत हो जाएगी। आई होप कि यहां तक बात तुम्हें समझ आ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अच्छा, इसके बाद ना और भी यार 2-3 चीज, इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू m/m+n। ठीक है, ये फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल दोनों आ गए, दोनों का सम कर दिया मैंने। अब भैया मेरे को ना एक और चीज मैंने देखी है, पता नहीं कॉलेज में तो मतलब स्कूल लेवल पे तो समझ नहीं आई, ओड्स इन फेवर, ओड्स अगेंस्ट, ऐसा कुछ भी बताते थे। तो देखो, इसकी भी डेफिनेशन याद रखनी है, ओड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर को तुम यहां से याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना। ऑड्स इन फेवर का मतलब सिंपल सा होता है, ऊपर क्या रखोगे? फेवरेबल, नीचे रखोगे अनफेवरेबल। मतलब समझ नहीं आया भैया? समझ आएगा अब। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, भैया ये होता क्या है ऑड्स इन फेवर? ये होता है ऑड्स नंबर ऑफ अनफेवरेबल। मतलब भैया होता क्या है, मैं फिर से बोलूंगा, ये होता है ऑड्स इन फेवर। अरे भैया डेफिनेशन ही इसकी यही है। अगर तुम ओड्स इन फेवर, और दूसरी चीज होती है ओड्स अगेंस्ट, ओड्स अगेंस्ट, ओड्स अगेंस्ट। तो एक ये डेफिनेशन होती है हमारे पास। 2 डेफिनेशन है जिसको हमें ध्यान रखना है, इससे हमारा सारे काम चल जाएंगे, ठीक है। बस इसको उल्टा कर दो यार, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन में ओड्स इन फेवर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, मैं इसको यहां से भी लिख सकता हूं ना, m/n। ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको n/m। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने, एक ओड्स अगेंस्ट आ जाएंगे। तो बेसिक से इस पे एग्जांपल भी ले सकते थे, लेकिन मैं अभी इसको स्किप करूंगा। ये मैं तुम्हें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक्स में से पढ़ने को कहूंगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं यार, उसे पढ़े जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बताऊं क्लासिकल फॉर्मूला जो है ना, उसमें इतना मत रिलाई करना। ये क्लासिकल फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं हमें दिखने वाले, तो पहले आया करते थे, अब नहीं हमें दिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखना।
तो भैया क्या करें, अब मैं तुम्हें 2-3 और चीजें बताना चाहूंगा, फिर आगे चलते, फिर मैं तुम्हें कहूंगा बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नोट लिखो, कभी भी तुम्हें वर्ड सुनाई दे एट लीस्ट 1, इसका मतलब बताओ क्या होता है। भैया हमें पता है, एक बात तो हम गारंटी दे सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमने सुना था 1 होती है एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ये 2 चीजें हमने बचपन में पढ़ी थी 10th क्लास में, उससे पहले भी पढ़ी ली होगी। एटलीस्ट 1 निकालने के लिए कम से कम 1 आना चाहिए या 1 से बड़ा आना चाहिए, ऐसे थोड़ी करते हैं ना। 1 माइनस एग्जैक्टली 0, 1 माइनस एग्जैक्टली 0, छोटा रास्ता पकड़ेंगे हम तो। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है ना, एटलीस्ट कम से कम 1 आना चाहिए, छोड़ दो 1 को भी छोड़ दो, एग्जैक्टली 0 माइनस कर दो 1 में से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पूछे कि एट लीस्ट 2, ये छोटी छोटी सी बातें बहुत ज्यादा डीप ले जाएंगे हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा बन जाएगा इससे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एग्जैक्टली 0 प्लस एग्जैक्टली 1, एटलीस्ट 2 में ये आ जाएगा। मैं चेक कर लूं वीडियो सही से बन रही है, हाँ बन रही है। आई होप कि यहां तक पिक्चर तुम्हें क्लियर हो रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें, ठीक है, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें ना एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं, मुझे आना तो मेन टॉपिक इनफाइनाइट ट्रायल्स पे है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ना एक टेबल बना के लाया हूं, उस टेबल को बनाते हैं और तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। गारंटी दे सकते हैं कि ये टेबल में तुम्हें कुछ तो न्यू चीज सीखने को मिलेगी। देखते जाओ, बस एक टेबल बनाते, फॉर्मूला साथ साथ नोट करते रहना एक नोटबुक लेके, क्योंकि फिर नोटबुक नहीं लोगे तो एक मूवी की तरह देखना पड़ेगा और जो कि भूल जाओगे जल्दी, ठीक है। चलो इधर लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा बनाओ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कि उसमें क्या क्या आने वाले हैं एलिमेंट्स। तीसरा बनाओ इवेंट कि क्या तुम्हें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और लास्ट में लिख दो प्रोबेबिलिटी। चलो एक एक करके करते हैं, 3 मेरे पास इस टेबल में चीजें मैं डालने वाला हूं, ठीक है। एक फेयर डाइस, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, फेयर डाइस। अच्छा ये बताओ फेयर डाइस में हमारे पास क्या क्या होता है। डाइस में ये 6 नंबर होने वाले, तो ये होंगे 1 2 अप टू 6 तक। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। मैं तुमसे पूछने वाला हूं गेटिंग अ हेड मैंने पहले कहा था सॉरी हेड बोल दिया मैंने पहले कहा था गले में थोड़ी दिक्कत है तो संभाल लेना। गेटिंग अ लेट अस से प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। गेटिंग अ प्राइम नंबर में क्या होगा भैया, इसमें हमारे पास प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 2 3 5, 3 ही तो प्राइम नंबर होते हैं, और किसी भी एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। चेक कर लो एक बार, सॉरी किसी भी एक, सॉरी फॉर दैट, फेवरेबल केसेस कितने, फेवरेबल केसेस कितने हमारे पास, तो फेवरेबल केसेस है भैया 3, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 3 फेवरेबल केसेस है, 2 3 5, तो 3 में से कोई भी आ जाए। उन्होंने ये थोड़ी कहा ये वाला प्राइम आना चाहिए, अगर वो बोलते हैं ये वाला प्राइम आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो हम 1/6 लिख दे। लेकिन अभी उन्होंने कहा कोई भी प्राइम आ जाए, तो 3 प्राइम है और 6 टोटल नंबर है विच इज 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक प्राइम नंबर आने की। ये तो भैया इजी था। फिर मैंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा करने वाला हूं, टॉसिंग अ कॉइन, या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूं मैं, और यहां पे भी हमें पता है कि भैया 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, हेड या फिर टेल, और मतलब एक कॉइन में हेड या फिर टेल होता है, तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, 2 कॉइन की। अच्छा इसको एक और वर्ड लिख देते हैं, साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलो इसका सैंपल स्पेस हमारे पास होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आई होप कि ये सबको पता हो। गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, गेटिंग अ हेड कितनी हो जाएगी, हेड तो भैया इन तीनों में आ रहा है, इन्होंने कहा एक हेड आना चाहिए, 2 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 3/4 एंड दैट इज द आंसर। ये तो भैया इजी था, बहुत अच्छे। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, गेटिंग अ हेड मैं लिख देता गेटिंग नो हेड, तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 - 1/4, किसी के एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इक्वली लाइकली। हम तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं अभी, तो ये भी आंसर 3/4 ही आता, लेकिन हम इतना इसको कंफ्यूजिंग बनाएंगे नहीं, ठीक है। एक ही आंसर, एक से ही निकाल लो, बढ़िया। अब हम तीसरा करने वाले हैं, ये हमारे पास मेन टेबल में चीज आने वाली, यहां से सीखोगे तुम चीजें, विच इज अ डाइस इज रोल्ड इफ इट शोज प्राइम नंबर। बढ़िया सा टेबल बना के लाए हैं तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं मैं रैंडम आके कुछ भी पढ़ा रहा हूं बढ़िया बना के तो रहेंगे वीडियो, खुद से ही लड़ाई करते हैं हम। तो क्या था, डाइस इज रोल्ड
अ डाइस इज रोल्ड इफ अ प्राइम नंबर then coin is tossed. चलो बेटे, ये है बढ़िया क्वेश्चन। अगर प्राइम नंबर आया तो हमें क्या करना होगा, तब हमें एक कॉइन को टॉस करना होगा। चलो डाइस को उछालते हैं। मैंने उछाला, नंबर आया 1, बात नहीं बनी, आगे चलो, छोड़ दो, खत्म, एक्सपेरिमेंट ही खत्म हो गया। दूसरा, मैंने डाइस को उछाला, 2 आ गया। 2 आने का मतलब है मेरे को प्राइम नंबर आ गया। अब अब एक कॉइन को टॉस करना होगा। अब 2 के साथ या तो हमारे पास एच आ सकता है, मतलब हेड आ सकता है, या 2 के साथ हमारे पास टेल आ सकता है, और देन अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस करना है, ठीक है। फिर 3 के साथ हेड आ सकता है, 3 के साथ टेल आ सकता है, बढ़िया भैया। फिर 4 के साथ तो कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 के साथ हेड आ सकता है, 5 के साथ टेल आ सकता है, 5 के साथ टेल आ सकता है, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद लास्ट हमारे पास है 6 तो भैया प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसे ही रह जाएगा, बढ़िया। अब सुनो, गेटिंग अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। दोबारा से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गेटिंग अ हेड। तुम कहोगे भैया ठीक तो है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे को बताना 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भैया 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, बिल्कुल सही है। क्यों 1/6 होती है? हमें पता है भैया डाइस में 1 से 6 तक नंबर होते हैं। मैं सारे यहां पर लिख दूंगा, यहां लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को, मैं सारे के सारे लिख दूंगा, परेशान मत होना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आ गया 1/6, क्योंकि 1 से 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, 1/6। अब ध्यान से सुनना, गेटिंग अ हेड किस किस में आ रहा है भैया? हेड आ रहा है हमारे पास 2h, 3h और 5h, ये 3 है हमारे पास। तो क्या लिखोगे, 3/6? गलत आ जाएगा आंसर, 3/6 थोड़ी होगा। पहले इसकी भी तो प्रोबेबिलिटी निकालो, 2h की कितनी आएगी, पहले 2h की प्रोबेबिलिटी निकालो तब करो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भैया हमारे पास होने वाली है 1/6, बढ़िया, बहुत अच्छे, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ h कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ h होती है भैया 1/2। मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2h, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2h। बेटे एक चीज बताएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर ये समझ आ गया ना, आगे का लेक्चर तुम्हें बिल्कुल स्मूथ लगने वाला है, तो इसलिए ध्यान से देख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2h, अब ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में, अभी इंडिपेंडेंट पर नहीं जाते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा ये याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ h आ गई। अब इनको क्या करें, ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें? प्रोबेबिलिटी में 2 ही चीजें होती है, ऐड या फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। क्या करें, क्या मुझे एंड चाहिए या और चाहिए, मतलब मुझे इसके साथ ये चाहिए या फिर ये हो जाए चाहे ये हो जाए? तो ध्यान रखना 2 चीजें, और का मतलब तुम्हें प्लस लेके चलना है यहां पे, और एंड का मतलब तुम्हें मल्टीप्लाई लेके चलना है। तो यहां पे हम एंड की बात कर रहे हैं, 2 and h, मतलब 2 and हेड, हमें दोनों चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/6 इंटू 1/2 विच इज 1/12। ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल बोलता तो कितनी आती, ये भी भैया 1/12 ही आ जाती, क्योंकि टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं ना, ताकि साफ साफ दिख जाए, एक बार ढंग से लिख लेना एक बार। चलो अभी ध्यान से देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला पार्ट। ये समझ आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भैया 1/6 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, 1/2 होगा भैया ये भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3h कितना आएगा भैया, हमें ये और ये साथ में चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1/12। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5h क्या आ जाएगा, 5h आ जाएगा 1/12। ऐसी 5 टेल भी क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या आ जाएगा भैया, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो 1/6 ही आ जाएगी। एक काम करो, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखो, तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां हुई, यहां पे गेटिंग अ हेड, मुझे हेड चाहिए एक बार। बताओ, अब ये 3 आ गए हमारे पास पॉसिबिलिटी। अब इन तीनों को ऐड करूं या मल्टीप्लाई, सोचो, तब तक मैं लिख लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब मैं मार्क कर लेता हूं, एक ये है और दूसरा ये है। बताओ इन तीनों को अब मुझे तीनों साथ में चाहिए, एंड चाहिए या और चाहिए?
क्या मुझे ये और ये और ये एक साथ चाहिए, या फिर ये हो जाए चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए? और वाली कंडीशन चाहिए, एंड वाली कंडीशन चाहिए? ध्यान से सोचो, वीडियो पॉज करो, ध्यान से सोचो। क्या मुझे इस बार और वाली कंडीशन चाहिए, एंड वाली? बिल्कुल सही सोचा, और वाली कंडीशन चाहिए। अब जिन्होंने एंड सोचा वो तो बोल रहे होंगे या कैसी बात है, बताते हैं। गेटिंग अ हेड का मतलब होता है एक बार हेड चाहिए। अब भैया उसने थोड़ी कहा 3 के साथ हेड आना चाहिए, 5 के साथ हेड आना चाहिए, 2 के साथ हेड आना चाहिए, ये थोड़ी बोला उसने। तो और वाली कंडीशन लग जाएगी, या इसके साथ आ जाए और इसके साथ आ जाए और इसके साथ आ जाए, ठीक है, और वाली कंडीशन लग जाएगी। तो और में एडिशन होता है, सबको प्लस कर दो, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो कितना आ गया 3/12 विच इज 1/4। ये आएगा जाके कहीं पे आंसर। और तुम क्या लिख के आते पेपर में? 3 आ गया, 3 कितने हैं आउट, जितने भी हैं उसको डिवाइड में लिख देते। तो दिक्कत हो जाती बेटे। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/9 लिख के आ जाते हैं 1/3 आंसर, लेकिन आंसर आ रहा 1/4। करते हैं कहीं 3 हमारे पास यहां से बनेंगे और उसके बाद टोटल है 9, तो 3/9 विच इज 1/3 आंसर लिख के आ जाते हैं कहीं, जो कि बिल्कुल 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 गलत है। तो ये टेबल से मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, पक्का मिली हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक और चीज सिखाने वाला हूं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट दोबारा आ चुकी है, जिसका नाम है इनफाइनाइट ट्रायल्स। भैया ये इनफाइनाइट ट्रायल्स क्या होता है? इसका मतलब है तुम्हें कितनी बार वो चीज करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें रिजल्ट मिल जाए। ऐसे नहीं समझ आएगा, मुझे पता है। देखते जाओ, अब एक क्वेश्चन से समझाएंगे तुम्हें। इनफाइनाइट ट्रायल्स 2 क्वेश्चन कराएंगे, परेशान मत हो, ठीक है? हाँ 2 क्वेश्चन कराएंगे। इनफाइनाइट ट्रायल्स में हमारे पास क्या है, मान लो एक एग्जांपल लें तो A एंड B इन ऑर्डर थ्रोज अ डाइस, इन ऑर्डर throws a dice. Who gets 6 first wins the game. Who gets 6 first wins the game. जिसके पास 6 पहले आ गया वो जीत जाएगा। लेकिन भैया हमें क्या पता पहली बार में 6 आ जाए, क्या पता 2 लाख टाइम बाद 6 आए, हमें क्या पता कब आएगा 6 एग्जैक्टली। इसीलिए इसका नाम क्या है, इनफाइनाइट ट्रायल्स। इनफाइनाइट ट्रायल्स का मतलब मुझे नहीं पता कब आएगा रिजल्ट, लेकिन ये जरूर पता है आ जाएगा, शायद आ जाए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की? कितने भी ट्रायल्स अलाउड है, तुम्हें कितने भी ट्रायल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट ट्रायल में सारी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि आंसर तुम क्या लिख के आओगे इसका? भैया आंसर होने वाला है 1/6। कैसे 1/6 हो जाएगा इसका? भैया 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो यही होती है, नहीं 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती अगर ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली होते। मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं है हमारे पास, यहां पे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं यूज कर पाएंगे हम, फॉर्मूला के 1/6 लिख दिया, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक को जितवा के देखते हैं, ठीक है? मान लेते हैं A विंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते जाओ। देखो क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। A पहली बार में ही जीत जाए, प्लस A नहीं जीता, B तो जितवाना ही नहीं है हमें, तीसरी बार में जीत जाए। या हो सकता है A नहीं जीता, B नहीं जीता, फिर A नहीं जीता, फिर B नहीं जीता, B को तो हमें जीतने ही नहीं देना ना, तो A जीत गया। ऐसे करते करते अप टू सोन हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? हाँ भैया अब समझ आ रही। अब ध्यान से देखो, हमें ये तो पक्का पता है भैया जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है। मैं तुम्हें एक और चीज नोट साइड पे डाल लेना, मैं छोटी छोटी बातें भी बताता रहूंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं हमें बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारे पास अगर दी हुई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। मेरे को पता है ये तुम्हें बातें पता होंगी, बट साथ साथ लिखते रहो, तुम्हारा नुकसान क्या है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E हमारे पास ये हो जाएगी। तो अगर मैं A के जीतने की प्रोबेबिलिटी बोलूं तो 1/6, अगर ना जीतने की प्रोबेबिलिटी बोलूं तो 5/6, ऐसे इसकी भी 5/6, इसकी फिर 1/6। अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इसके अंदर घुस के देखूं, अगर ये क्वेश्चन के अंदर घुस के देखूं, यूज फिर भी मैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहा हूं कि अगर मेरे को अनफेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय मेरे को लिखने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, लेकिन डायरेक्टली मैं यहां पर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को यूज नहीं कर पाऊंगा इनफाइनाइट ट्रायल्स में कि 1/6 लिख के आ गया, ऐसा नहीं होगा।
तरीका होगा उसको यूज करने का, ठीक है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली अब हम नहीं यूज कर पाएंगे। एक बात अच्छी है जो कि मैं अभी तुम्हें बताऊं कौन सी अच्छी है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 5/6, पहला नहीं जीत रहा है, फिर नहीं जीत रहा है, फिर से नहीं जीता, और फिर से लॉस, और फिर जीत गया है। अप टू सोन ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं 1/6 को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 + 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 की पावर 4 अप टू सोन। भैया ये हमें पता नहीं क्यों जीपी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल सही है, 1/6 ऐसे ही रखा, इनफाइनाइट है तो ऊपर आता है फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस रेशो मुझे दिख रही है 5/6 का स्क्वायर विच इज 25/36। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1/6, 36 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 11, तो ये आ जाएगा ऊपर जाएगा 36, नीचे आएगा 11 विच इज 6/11। मेरा तो ये आंसर आ रहा है, अपना चेक कर लो, मेरा तो ये आंसर आ रहा है, समझ आ गया, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, ये तो ए विन क्या है ना, वो अगर क्वेश्चन में बोलते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा एक और चीज हम यहां पे क्या मान के चले, ए ने पहले थ्रो करा है, ठीक है, बढ़िया, और पहले उन्होंने कहा भी तो था इन ऑर्डर, मान के क्या चले, सॉरी क्वेश्चन में दिया हो ए एंड बी इन ऑर्डर, मतलब पहले ए चलेगा फिर बी चलेगा। दूसरे के निकाल के दिखाओ, दूसरे निकालने के दो तरीके हैं, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो 1 में से माइनस कर दो तो हमारे पास 5/11 आ जाएगा। लेकिन अभी हम क्योंकि सीखने आए हैं यहां पे, तो मैं तुम्हें पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूं, देखो आंसर क्या आना चाहिए 5/11, ठीक है, बढ़िया। तो यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन। चल पहले में हमारे पास क्या आएगा, ए नहीं जीता बी जीत गया, प्लस नॉट ए नॉट बी नॉट ए बी, इस बार किसको जितवाना है हमें, बी को, प्लस में ए नॉट बी नॉट ए नॉट बी नॉट, यहां तक हो गया ए नॉट बी, ऐसा कुछ हमारे पास बनता जाएगा। इस बार अगर तुम देखो तो थोड़ा डिजाइन चेंज हो गया हमारे पास, है ना, बढ़िया। तो बट आसान तो है ना, कुछ भी नहीं है। ए की अगर नहीं जीत रहा है तो 5/6 होती है प्रोबेबिलिटी, बी जीत रहा है तो 1/6, यहां पे आ जाएगा 5/6 5/6 5/6 1/6, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 5/6 का होल क्यूब 1/6, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 बार आ जाएगा 5/6 और इंटू में 1/6 अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5/6 और एक 1/6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच रहा है 1 + 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 की पावर 4। तो मैंने लगता है ये तो अभी हमने 2 मिनट पहले ही सॉल्व किया है, 5/36, और इसको भी मैंने सॉल्व किया था, अभी पेज पलट के देखना जरा क्या आंसर आ रहा था। इसका अर्थ था भैया 36/11 विच इज 5/11, ये तो बताया था मैंने 5/11 आना चाहिए, तो ठीक तो है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ऐसे इनफाइनाइट ट्रायल्स को किया जा सकता है, और इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन इनफाइनाइट ट्रायल्स के भी, है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है कि करना कैसे, प्रैक्टिस। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बुक में, मतलब ऐसे समझ लो कि तुम्हारे लिए तो भैया पेपर ही ला के रख दिया तुम्हारे सामने किसी ने, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं उसमें से, इसीलिए वो बुक करे बिना तो भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, द probability of a man hitting a target is 1/10। तो एक बंदे के हिट करने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 1/10, ठीक है, बढ़िया। मुझे क्या पता कितनी बार उसने चांस लिए हैं, 1/10 है ना, मुझे थोड़ी पता है 10 में से एक बार, ऐसे थोड़ी होता है, क्या पता यहां पे 10/100 हो, उसको कटिंग करके 1/10 लिख दो, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे। द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड, लिखो द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड। अच्छा वैसे ये व्हाइट बोर्ड का एक फायदा, मैं साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन भी समझा रहा हूं, लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। अगर पहले से ही लिखा होता क्वेश्चन जैसे स्मार्ट बोर्ड पे देखोगे थोड़ा सा नुकसान लगता है मेरे को उसका, बट ऐसा नहीं है, फायदे भी अपने। ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग, सो दैट द
प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वन, द टारगेट एट लीस्ट once is greater than 4, once is greater than 4। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, एक बार वीडियो को पॉज कर लो। is greater than 1/4, 4 नहीं 1/4, then 1/4। इजी क्वेश्चन है, चलो ये हो सकता है हमसे, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, मुश्किल होता पहले ही बता देते तुम्हें। एक बार ट्राई कर लो जल्दी से ये क्वेश्चन, फिर मैं इसको कराता हूं। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो हो गया ट्राई, चलो आ जाओ मैं कराता हूं एक बार। मान लेते हैं कितने नंबर ऑफ शॉट्स लगेंगे, मान लेते हैं नंबर ऑफ टारगेट्स हमारे पास n आ गए, नंबर ऑफ शॉट्स कह देंगे आज से, टारगेट तो नहीं कहेंगे। नंबर ऑफ शॉट्स कितने हैं, n है, मान के चल रहे हैं। सॉरी फॉर दैट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टारगेट, किस चीज की प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग द टारगेट इज, मैन हिटिंग द टारगेट दी हुई है 1/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज इक्वल टू 1/10। अब ध्यान से देखना, अब आया हमारे पास यहां पे कैच। कैच क्या है, ये वर्ड याद करो, मैंने अभी इसके बारे में तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो के कुछ बताया था, एटलीस्ट वंस के बारे में। हाँ भैया आपने ये बताया था एटलीस्ट वंस के बारे में कि जब भी एटलीस्ट वंस लिखा हो तो हमें घुसने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट वन में, हमें क्या करना है, उसको 1 में से माइनस कर दो। एग्जैक्ट 1 माइनस एग्जैक्टली 0। तो मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि हम इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट वंस की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट 1 की जगह 0 टाइम्स भी तो लिख सकते हैं। मतलब बेचारे बंदे ने चलाई, मतलब टारगेट को शूट करने के लिए शॉट्स चलाता रहा, हिट ही नहीं करा कभी भी, अभी सीखा था उसने, हो सकता है ना ऐसा, बढ़िया। बट अभी तुम्हें बताया यार, है ना, एग्जैक्टली लिख लो यहां पे, एग्जैक्टली ये मैंने तुम्हें बात अभी बताई है, ठीक है बढ़िया। 1 माइनस भैया ये लेकिन निकालने कैसे, ठीक है। अब ध्यान से ये हमारे पास कैच दूसरा होने वाला है, एटलीस्ट वंस निकाल लिया, सारा कुछ हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट क्या था, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट क्या होगा, नॉट हिटिंग द टारगेट। अब बताओ क्या होगा भैया, हमें पता है 1 माइनस 1/10 विच इज 9/10, हमारे पास आंसर आ चुका है, बढ़िया। अब पहले में बताओ क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9/10, नहीं हिट करा। दूसरा, अब बताओ ये और वाली कंडीशन चलेगी एंड वाली, ध्यान से सोचना है, यही हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जितने भी सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं ना, इन्हीं में दिक्कत होती है, यहीं छट जाते हैं। एंड होगा और होगा, ये बताओ, मेरे ख्याल से यार एंड होने वाला है। क्यों, पहला छूटा एंड, दूसरा छूटा एंड, तीसरा छूटा एंड, फोर्थ छूटा, साथ साथ कर रहे हैं ना, तब तक चलाते रहेंगे जब तक हिट ना कर जाए। इसका मतलब है मैं यहां लिखूंगा 9/10 एंड 9/10 एंड 9/10 अप टू सोन कितनी बार, कितने शॉट्स थे टोटल शॉट्स थे भैया n, तो n में से एक भी नहीं लगा, 0 टाइम्स कह तो दिया उन्होंने, एटलीस्ट वंस कहा था ना यार, वो तो बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने 1 माइनस दिस कर लिया। अब मैंने क्या किया, एंड क्यों किया, क्योंकि हर बार छूटता जा रहा है, ये भी छूटा और ये भी छूटा और ये भी छूटा, एंड वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 9/10 की पावर कितनी बार आएगा, n टाइम्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 1/4, इज ग्रेटर देन 1/4। तो इन्होंने अब पढ़ लेते हैं, द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स, हमें मिनिमम n बताना है क्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को ढंग से लिख लेते हैं पहले। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 9/10, सॉरी ग्रेटर देन 9/10 की पावर n, विच इज 3/4 9/10, ग्रेटर देन 9/10 की पावर n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर n, ग्रेटर देन 4 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर n, ऐसा कुछ। अब डालते रहो, इसकी जगह नंबर 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं 1 डाल दूं तो आ जाएगा 30 और इधर बन जाएगा ये बन जाएगा 30 और ये 36। दिस इज नॉट ट्रू, 30 बड़ा नहीं होता है। 2 डालना, 2 डालोगे तो 300
और यहां बन जाएगा 81। 81 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, बात नहीं बनी। अगला आ जाएगा हमारे पास 3000। 3000 के साथ यहां कितना आ जाएगा, 9 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 की पावर 81 इंटू 9 729। और इसको किससे करना है, 4 से करना है, तो ये आ जाएगा 36, 3 8 3 11 1, मेरे ख्याल से 2916 आ रहा है, विच इज करेक्ट। तो n इक्वल टू 3 के लिए कम से कम n इक्वल टू 3 आ रहा है, लीस्ट नंबर n इक्वल टू 3 आ रहा है, जिस पे इनइक्वालिटी हमारी ट्रू हो रही है। इसका मतलब 3 इज द आंसर। मेरे ख्याल से तो इसका 3 आंसर आ रहा है, बाकी देख लेना, कोई गलती नहीं हुई है मेरे से, 3 ही है इसका आंसर। ठीक है, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, मजा आया यहां तक। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देके जाना चाहूंगा, जो कि तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आपस में उसमें ग्रुप बनाया हुआ ना, उसमें एक बार डिस्कस कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी आते ही दे दूंगा। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन कुछ ऐसे, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन, मैं लिख ही देता हूं यार इसी दिन, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स a fair coin needs to be tossed, फिर से हमें नहीं पता कितनी टाइम फेंकना होगा, so that the probability, मेरे ख्याल से तुम मेरे क्वेश्चन खत्म करते ही लिख लोगे इसका आंसर, so that the probability of getting at least 2 heads is at least, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0.96। तो ग्रेटर देन का साइन डाल देना खुद से। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 96 कितनी होनी चाहिए, आंसर बताओ। तो मतलब जो भी तुम आंसर लिखोगे उसके इज इक्वल टू में नहीं, जो भी यहां तुम अपना आंसर लिखोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे एटलीस्ट 2 हेड्स की। अब तुम्हें पता ना एटलीस्ट 2 हेड्स में क्या करना है, थोड़ा सा मैं हिंट दे के ही चला जाता हूं यार। ठीक है, बाकी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन तो बुक में से मैं देने ही वाला हूं, तो 1-2 मैं करा भी दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स निकालने, तुम्हें नहीं लगता ऐसे मैं बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन बना सकता हूं? बिल्कुल बना लेंगे यार, परेशान मत हो। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, अभी हमारे पास 2 महीने ही रह गए हैं पेपर को। अगर तुम 2023 का एग्जाम दे रहे हो, अगर 24 वाला इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो तुम्हारे लिए भी है, वीडियो ऐसा नहीं है कि 23 वालों के लिए बनाई है, लेकिन अब की बार मेरे को ज्यादा क्वेश्चन देने में टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस प्रैक्टिस और करा देंगे, वीडियोस यही रहने वाली हैं। 50 साल तक तुम्हारा भाई ये वीडियो चला देगा, ऐसी बनाने वाला हूं मैं। पूरी मेहनत, पूरी जोर लगा दिया अपना इन वीडियोस को बनाने में। एटलीस्ट 2 हेड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96। इक्वल क्यों आया, क्योंकि इसने एटलीस्ट का कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम यहां पे निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 0, अभी स्टार्टिंग में बताया था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1। बस इसको कर ले यार, और क्या, बस खत्म हो चुका क्वेश्चन। अब एग्जैक्टली 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है और एग्जैक्टली 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस वही सोचना है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। ट्राई कर लो यहीं पे, एक बार करा ही देते हैं। ठीक है, कर लो एक बार, ट्राई कर लो, ध्यान से कर लेना बस। हो गया, चलो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 आने की क्या होगी भैया, हर बार ही फेल होते जा रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हम n मान ले, टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ टाइम्स उछालना पड़ेगा, टॉस, टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने हो जाएंगे, 1/2, सॉरी n हो जाएंगे, n टॉस करें हमने, तो यहां पे 1/2 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। और ये 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सेम होती है, इसलिए तुम्हें कहते हैं घबराओ मत फेल होने से, ट्राई तो करो। ट्राई होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और फेल होने की भी 1/2 है। बढ़िया। प्रोबेबिलिटी 1 आने की कितनी है, n में से कितनी बार 1 आना चाहिए, 1 टाइम्स। पता है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज, बढ़िया। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना एक मैसेज, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे एक वीडियो, क्योंकि वो आगे बहुत जगह यूज होने वाला है। ठीक है, और साथ में दोबारा क्या आ जाएगी, 1/2 की पावर n। क्यों, एक्चुअल में ये ऐसा आना चाहिए था, वैसे 1/2 n-1 टाइम्स फेलियर और n पे जाके 1 आना चाहिए था, ऐसा कुछ बनता है एक्चुअल में। एक्चुअल में ये लिखा हुआ,
अगर हमें 2 निकालना होता तो NC2 भी आ जाता कि मेरे को n में से एक सक्सेस चाहिए, तो n में से एक सक्सेस चाहिए तो वो रही सक्सेस, और ये n में से n-1 फेलियर आए वो यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है, बढ़िया। तो ये मैं लिख सकता हूं 1 - 1/2 की पावर n, ये भी तो 1/2 की पावर n ही हो जाएगा, और ये बचेगा प्लस में n, NC1 n ही होता है, ठीक है, मैं बता देता हूं NC1 कुछ ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, जो कि मैं लिख सकता हूं n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n बचेगा, और यहां बच जाएगा 1/2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96। यहां से अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं, आ जाएगा 1 - 0.96 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं 1/2 की पावर n, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बचेगा। वीडियो पॉज करके एक बार सोच लो, मेरे ख्याल से यार एक बार सोच लो वीडियो पॉज करके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से हमारे पास आ जाएगा 0.04 ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 अपॉन 2 की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 की पावर n इंटू 0.04 ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। थोड़ा सा और यार मैं सॉल्व करके लिखना चाहूंगा इसे, वरना दिक्कत हो जाएगी नंबर डालने में, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसको 4/100 लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू n+1, 100 उधर भेज दो, इसको 2 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 2 की पावर n+2, 2 का स्क्वायर कर लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 100 टाइम्स n+1, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करके देखना, इसमें वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। मैं यहां पर 5 से वैल्यू शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को पता 5 से पहले आने नहीं वाला है। 5 + 2 7, 2 की पावर 7 करोगे, और यहां 5 + 1 6, 600 से बड़ा नहीं होता यार। मैं 8 डाल के देखना चाहूंगा, 2 की पावर 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 900, 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 8 8 2, 8 8 होता है 64, और 8 इंटू 2 होता है 16, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 1032, ये हो जाएगा 2, देख लेते हैं यार एक बार, 32 तो नहीं होने वाला, कितना हो जाएगा ये, देख लेते हैं, 8 8 8 2, देखते हैं कितना होगा। चार 2 1032 बोल रहा था मैं, 1024 कह रहा था, तुमने गलत सुना, तुम गलत हो, ऐसा नहीं डालते भैया किसी पे बात है, हाँ ठीक है ना। तो 1032 नहीं 1024, 1032 पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने, 1024 जो भी है, बड़ा आ गया ना, 8 है इसका आंसर, मतलब मिनिमम नंबर क्या है 8, नहीं मेरे से ही गलती हुई थी, 1032 पता नहीं क्यों बोला मैंने, शायद वो भी किसी का आसपास ही होता होगा, क्यूब या स्क्वायर या कुछ होता होगा, तभी मैंने बोला। बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आने वाला है, आगे हमारे पास आने वाला है कार्ड्स के बारे में कुछ बातें बताते हैं तुम्हें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं कार्ड्स के बारे में, आई होप कि तुम्हें पता हो, ठीक है, बढ़िया। चलो कार्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बस कार्ड्स के बारे में इतनी चीजें ध्यान रखो, 52 टोटल होते हैं, जिसमें से टोटल सूट्स कितने होते हैं, 4, टोटल सूट्स 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड, ये पता होगा है ना। ओनर कार्ड्स कितने होते हैं, ओनर कार्ड्स, ठीक है। कुछ मेन बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तो ये होते हैं 4 × 4 16। कौन कौन से होते हैं भैया, ये होते हैं हमारे पास इक्का, के, किंग, क्वीन, जैक, बढ़िया। उसके बाद आते हैं हमारे पास फेस कार्ड्स, हमें पता है फेस कार्ड्स तो भैया बचपन से देखते आ रहे हैं, 12 होते हैं, है ना, जोकर वोकर सारे मिला के, ये होते हैं 4 × 3। और हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर कार्ड्स हमें पता भैया 2 से लेके 10 तक होते हैं, तो 2 × 9 कर दो, है 2 × 9, 4 × 9, है ना, वो 2 से लेके 10 तक होते हैं, तो 4 × 9 विच इज 36 हमारे पास होते हैं। और क्या चाहिए हमें, नेव कार्ड्स भी होते हैं, कभी कभी ये भी वर्ड तुम्हें सुनने को मिल जाएगा, नेव कार्ड्स, तो ये बड़े 10 जोकर, क्वीन, जोकर, जैक, जोकर, जैक, जो मर्जी बोल दो, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि
हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट बताना चाहूंगा सेट थ्योरी से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, उसका ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी का यूज करके क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इससे भी काफी इजी हो जाती चीजें। मैं चाहूंगा इसमें ज्यादा डीप मत जाना, बस जितना सिखा रहे हैं उतना काफी होगा। अगर मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना लूं, सीखे वेन डायग्राम बचपन में, ये हमारे पास ये दूसरा गोला, ये जो बाहर वाला रीजन होता है इसे बोल, अगर ये ए है ये बी है तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी और ये होता है ए यूनियन बी, सॉरी ये क्या होता है ए बार यूनियन बी बार, है ना। बढ़िया, इस पूरे को कहते हैं एस, ये हमारे पास ए है। और अगर मैं यहां पे ये सारे रीजन, चलो मैं उसको बाद में बताऊंगा यार, ठीक है, वो चीज बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड टी। टी बाहर वाला है और मतलब टी इसको मैं बोल रहा हूं और इसको मैं बोल रहा हूं जेड। और अगर मैं यूनियन लिखना चाहूं ए यूनियन बी तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ए यूनियन बी को लिखेंगे एक्स प्लस वाई। कुछ गलती किया तो फटाफट देख लेना। हाँ बिल्कुल, एक्स को मैं सिर्फ ये लेके चला हूं, ठीक है, वाई को मैं सिर्फ ये लेके चला हूं, तो मेरे को जेड भी डालना पड़ेगा यहां पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज डाल रहा हूं मैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो वो जेड है, बस इतनी है, और ज्यादा चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं बाकी तुम्हें दिखाना चाहूंगा एक चीज कि अगर तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल सा होता है ए इंटरसेक्शन बी ही दे रखा। कुछ नोटेशंस है जो मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। कभी कभी ऐसे लिखा होता है ए प्लस बी, तो इसका मतलब ए यूनियन बी ही होता है, ठीक है। ज्यादातर ये वाली कंडीशन, ये वाली यूज होती थी बचपन में, अब ये वाली भी दिख जाए तो परेशान मत होना, ठीक है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा जिससे हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अच्छा तुम्हें पता है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इंटरसेक्शन खत्म हो जाता। अभी मैं इसके बीच में डिफरेंस बताता हूं 2 मिनट में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तुम्हें दिया हुआ 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तुम्हें दिया हुआ है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दिया हुआ है 5/8। फाइंड फर्स्ट पार्ट का हुआ है odds against B, सॉरी odds against A, odds against event A। सेकेंड पार्ट का हुआ है odds in favor of B और थर्ड हमें कहा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। तो ये 3 चीजें हमें निकालनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं पहले कुछ नामकरण कर दूं तब मैं इसको क्वेश्चन को कराना चाहूंगा, ठीक है। जो मैं नामकरण करने जा रहा हूं तुम भी उसे यूज करना आगे से, ताकि कभी कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। बाहर वाले को टी, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड। एक बात तो मैं पक्का पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 1। एक चीज और भी ध्यान रख लेना कि ये जो एक्स वाई जेड हैं ये मैंने नंबर ऑफ इवेंट नहीं लिखे हैं, ये मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये मैंने वो लिख रखे हैं, याद रखना। बढ़िया, बहुत अच्छे। एक चीज हमें और दे रखी है, क्या दे रखा है भैया, यूनियन। यूनियन मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिला के हमें दे रखे हैं 7/8, ठीक है। इंटरसेक्शन भी दे रखा है, मतलब y भी दे रखा है हमें 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार दे रखा 5/8, इसका मतलब है x दे रखा है 5/8, सॉरी a नोट दे रखा ना, तो x कितना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार दे रखा अगर 5/8 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना आ जाएगा 1 - 5/8 विच इज 3/8। तो यह आ जाएगा x हमारे को दे रखा है 3/8। चलो एक तो वैल्यू आई, x दे रखा y दे रखा, तो मुझे लगता है यहां से z आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7/8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/8 प्लस 1/4 प्लस z इक्वल टू 7/8। सॉल्व करते हैं इसको।
ये हो जाएगा हमारे पास 5/8 प्लस जेड इक्वल टू 7/8, तो जेड आ जाएगा हमारे पास 2/8 विच इज 1/4। एक 1/8 2/8 ही ठीक है, एलसीएम लेने में बाद में दिक्कत होगी फिर हमें, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से टी की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू निकालना चाहूं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैंने कुछ यहां पे गड़बड़ किया यार, एक सॉरी फॉर दिस, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स लिख दिया जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स प्लस वाई था, पूरे ए की प्रोबेबिलिटी। ये तो सिर्फ इतना पार्ट है ना यार, एक्स सिर्फ इतना पार्ट है इंटरसेक्शन को हटा के, तो इंटरसेक्शन भी आना चाहिए ए में। तो मैंने थोड़ी सी गलती करी है, उसको सुधारते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/8, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। वाई की वैल्यू आप डाल सकते हैं यहां से, तो एक्स की आ जाएगी 1/4, उधर भेज देंगे 1/4 को 2/8 लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/8, ठीक है। मेरे ख्याल से x की वैल्यू 1/8 आनी चाहिए, बाकी देख लो अपना। बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर अब मैं तुम्हें बताना चाहूं कि ओड्स अगेंस्ट इवन ओड्स, कुछ रह गया निकालना, x आ गया है, y आ गया है, z भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7/8, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 2/4, सॉरी 2/8 1/8, तो 3/8 प्लस जेड इक्वल टू 7/8, तो z कितना आ जाएगा 4/8, तो इसको 4/8 ही रहने दो, 1/2 मत लिखो, ठीक है। अब कर सकते हैं हम क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे बस। ओड्स अगेंस्ट इवेंट बी, इवेंट ए, ओड्स अगेंस्ट इवेंट ए, ध्यान से बताओ सोच के क्या होने वाला है इसमें। ए के बाहर निकालने, ए को छोड़ के, ध्यान से करेंगे। चलो देखो यहां पे हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं z प्लस टी की, z प्लस टी हमारे पास आ जाएगा 5/8। ये z प्लस टी तो दिया हुआ था, a को छोड़ के, है ना, a को छोड़ के बाकी क्या बचा, z और t बचा, मैंने z और t को ये लिख लिया। अब हमें निकालना है ओड्स अगेंस्ट इवेंट ए। ओड्स अगेंस्ट इवेंट ए निकालने का क्या तरीका होगा, वो सिंपल सा तरीका है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। अगेंस्ट वाले में क्या होता है, ऊपर आते हैं अनफेवरेबल, नीचे आते हैं फेवरेबल। अनफेवरेबल कितने हैं, अनफेवरेबल है भैया 5/8, और फेवरेबल कितने हैं, है कितनी इसके एक्चुअल में 3/8, तो मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है 5/3। अभी स्टार्टिंग में तो बताया था यार, है ना। ओड्स इन फेवर वाला भी देख लो, ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर वाला अगर मैं निकालूंगा तो फेवर में क्या होता है, एक तो पहले गला खराब, ऊपर से बाहर से इतना शोर आ रहा है ना आज, सॉरी फॉर दिस। ओड्स इन फेवर ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाए, ऊपर आएगा फेवरेबल। फेवरेबल कितने हैं इसके, y प्लस जेड, y प्लस जेड करना पड़ेगा, मैं y ये रहा z ये रहा, तो इसको भी मैं लिख देता हूं 2/8, तो 2/8 4/8 6/8 6/8, और नीचे आ जाएगा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कितने हैं, x प्लस टी, x कहां है ये रहा, और t कहां है, t तो यहां से निकालना पड़ेगा हमें। z की वैल्यू 4/8 है, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 1/8। 1/8 मेरे ख्याल से 2/8, और मेरे ख्याल से 6/2 विच इज 3। मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा है, बाकी चेक कर लो, 3/1 लिख सकते हैं इसे, ठीक। आगे मैं तुम्हें बताना, कितना आसान तो है यार, बस इसका डायग्राम का पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, और ये x y z प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, ठीक है। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ b। प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाल सकता हूं क्या मैं, y प्लस जेड आ जाएगा। वैसे तो मुझे पहले ही निकालनी चाहिए थी, अब तो निकल ही गई है, ये रही प्रोबेबिलिटी ऑफ b, कहां गया 6/8, y प्लस जेड है ना, y
प्लस जेड, 6/8, ठीक है, सब कुछ निकल चुका है। बस अब लास्ट हमारे पास रह गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। हटा दें इस सबको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, लास्ट पार्ट है। बड़ी ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब क्या है, ए को छोड़ दो, बाकी जो बचा लिख दो। ए को छोड़ेंगे तो भैया जेड और टी बच रहा है, बी को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो, एक्स और टी बच रहा है, इन दोनों का यूनियन ले लो। लिखने का तरीका भैया ये, फंस जाओगे वरना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमारे पास क्या है, जेड, ए को छोड़ के बाकी जो भी बच रहा है, बी को छोड़ के बाकी जो भी बच रहा है, इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस जेड प्लस टी। यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स इकट्ठे कर लो। बस ये तो वैल्यूज हम डाल ही देंगे, मैंने रब कर दी हैं, बट याद आएगा 1/8, 4/8 और मेरे ख्याल से टी भी 1/8 ही आ रहा था, तो देख लेना, मेरे ख्याल से 6/8 इज द आंसर। एक बार फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। इसको अगर नहीं भी समझ आ रहा तो ऐसे लिख दो ना यार, 1 - y लिख दो। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बताई थी ना, इसको 1 - y लिख सकते हो। 1 - y तो ये रहा 2/8, which is 6/8, which is 3/4. This is the answer. तो ऐसे किया जा सकता है इन क्वेश्चंस को। लास्ट में चीज आज की तुम्हें लास्ट तो नहीं, थोड़ा सा लास्ट तक, मतलब ऑलमोस्ट नियर तक पहुंच चुके हैं हम, कि एक चीज बताना चाहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या फर्क है। हम मैथमेटिक्स जानेंगे इसकी, क्योंकि मैं यहां पर मैथमेटिकल चीजें बताने आया हूं। मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ता हूं, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है, अगर कभी भी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा हो तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है, मतलब कहने का है कि ये एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को नहीं छेड़ेगा, ठीक है। एक इवेंट दूसरे प्रोबेबिलिटी की इवेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। ये बचपन में बताया जाता था 12th क्लास में, लिख लेना कहीं पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इफेक्ट, सॉरी, इवेंट ए डज नॉट इफेक्ट इवेंट बी। वरना हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे चले जाएंगे, वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा। कंडीशनल लेंगे, बूल्स इनइक्वालिटी लेंगे और क्या लेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लेंगे, बेस थ्योरम लेंगे, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो 2 लेक्चर लूंगा मैं प्रोबेबिलिटी पे, फिर चलेंगे रैंडम वेरिएबल्स पे। ये समझ आया यहां तक? बढ़िया, बहुत अच्छे। और यहां पे क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन है ही नहीं इनके बीच में, इनके बीच में कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए डज नॉट इफेक्ट इवेंट बी, और इसका मतलब होता है दोनों में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग गोले हैं, अलग अलग गोले हैं ये, ठीक है। ये मतलब है इसका, ध्यान से कर लेना यार। अभी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम्हें बताऊंगा जब, तो कुछ ऐसे लिखवाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, अभी बताऊंगा यार, परेशान मत हो, ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिटेल में आएगी, ठीक है, पूरे बेसिक से उठाएंगे। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी से बी कट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, क्योंकि बी अकर हो चाहे ना हो, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तुम्हारे दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी तैयारी कर रहा है, समझ गए ना। भड़का रहे हो भैया आप हमें, हमारे दोस्तों के खिलाफ? नहीं, जस्ट बता रहे हैं सच्चाई, ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ये हमारे पास आ जाएगा। बढ़िया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में 1-2 चीजें लिखवा देता हूं, फिर चलते हैं यार, ठीक है, ना ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आज का लेक्चर। प्रोबेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस पर डिटेल में नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं थोड़ा हिंट देके जाना चाहूंगा ताकि तुम नेक्स्ट टाइम बुक में से थोड़ा सा पढ़ के आओ। नहीं भी पढ़ के आओगे, मैं बेसिक से सिखाऊंगा, लेकिन पढ़ के आओगे तो अलग ही मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब लगती है भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? जब ये वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। पहला, गिवन दैट, कभी भी ये वर्ड दिख जाए या ऐसा दिख जाए ऑलरेडी अकर्ड,
एक ऑलरेडी अकर हो चुका है तो मैं दूसरे की निकालनी है। वर्ड जैसा दिख जाए प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, इन तीनों ही केसेस में हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज आ जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास यूज होगी जैसे 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 मैंने तुम्हें अभी आते ही एक चीज कराई, जो मैंने टेबल बनवाया था तुम्हें आज, एक मिनट रुकना, वीडियो बन रही है ना, हाँ, आते ही मैंने तुम्हें एक टेबल बनवाया आज, एक मिनट रुको, ब्लर दिख रहा था क्या तुम्हें अभी तक? ठीक है, भगवान बड़ी मेहनत से बनी है वीडियो, इसको गलत मत होने देना। मतलब कई बार ऐसे क्रैश कर जाती है वीडियोस, बहुत बार, तो बहुत दुख लगता है उसके बाद। ठीक है, आज तो पता नहीं गले में क्या ही हो गया और पूरी जान निकल चुकी है इस समय। अब वरना मैं सोच के आया था यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आज ही कराएंगे, बूल्स इनइक्वालिटी भी आज ही कराएंगे, बट ये ना हो कि सारा कराने के चक्कर में अगले लेक्चर में मैं बैठ जाऊँ चुप होके, मतलब अगले लेक्चर में आवाज़ ही ना निकले, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कम करा लेंगे, लेकिन करा के देंगे। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, मान लो स्टार्टिंग में मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, एक डाइस को रोल करेंगे, अगर डाइस में प्राइम नंबर आए तो हम करने वाले हैं उसको टॉस, कॉइन को टॉस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसमें प्राइम नंबर आया ही नहीं तो क्या होगा? अगर भैया प्राइम नंबर आया ही नहीं तो टॉस ही नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये जो चीजें हैं ये किस पे डिपेंड कर रही हैं? इन नंबर्स पे डिपेंड कर रही हैं। अगर ये नंबर्स आएंगे तो मैं ये चीजें ला पाऊंगा, वरना मैं ये चीजें नहीं ला पाऊंगा। इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां यूज होगी, यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें कहती है कि अगर हमारे पास ये इवेंट होंगे तभी ये इवेंट पॉसिबल है, वरना ये इवेंट पॉसिबल नहीं। आ गई बात समझ? बढ़िया। तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा रहता है कि कहां पे यूज होती है। बढ़िया। अगर मैं तुम्हें बताऊं इसके फॉर्मूलाज कुछ, तो ऐसे लिखे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी हो चुका है और इसको होना है, होना है। ठीक है, तब ये हम यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मान लो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए तो अभी मैंने दिखा दिया इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। रटा कैसे था मैंने, जो नीचे होता है वो यहां आ जाता है, ऐसे ही तुमने भी रटा होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉरी बी बार ए, ऐसे ही क्या आ जाएगा हमारे पास? बी बार ए हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जितनी भैया तुम जान लगा लो, शोर तो आज बहुत हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अलग ही स्ट्रगल चल रहा अभी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, समझ आ गया यहां तक। अब ना एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देके जाऊंगा, बाकी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे हम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम क्या होती है? ठीक है, टोटल, हाँ मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट टाइम में। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है? मान लो ये हमारे पास एक चीज है और ये एक हमारे पास सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में कट कर दिया, n पार्ट्स में, E1 E2 अप टू सोन En तक मैंने पार्ट में कट कर दिया। और इसको एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, ऐसा नहीं, इस पूरे को मैं A बोल देता हूं, इतने पार्ट को मैं बोल रहा हूं E1, इतने पार्ट को मैं बोल रहा हूं E2, इतने लास्ट पार्ट को मैं बोल रहा हूं En। ऐसा कुछ करा मैंने। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, इस बार भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ ऐसे लिखी जा सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, मतलब ए का वो पार्ट जो E1 के साथ कंबाइंड हो। E1 तो ये पूरा टोटल है ना, E1 तो ये है, ये पूरा E1 है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? जो ए के साथ कंबाइंड हो, वो तो ये है ना। तो हम ए में ही तो पहुंच गए। ऐसे ही अभी तो इतने ही पार्ट कवर हुए ना, मेरे को बाकी पार्ट भी कवर करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, मतलब ए और ई का कॉम्बिनेशन। तो इस पार्ट को छोड़ना होगा, इस पार्ट को छोड़ना होगा, बाकी ये जो E2 का पार्ट है ए के साथ कंबाइंड हो रहा है इंटरसेक्शन में, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अप टू सोन मैं कब तक लिखता जाऊंगा? ऐसे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En तक लिखता जाऊंगा। ठीक है भैया, कर ही क्यों रहे हो आप ऐसा? बताएंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे। हाँ,
यहां तक पहुंच गए। अब मेरे पास अगर मैं ये सारों को प्लस कर दूं तो क्या होगा, प्लस करने से भैया टोटली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। मतलब आपने ये पार्ट भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी करते करते n पार्ट्स कवर कर लिए, तो आपके पास तो टोटली प्रोबेबिलिटी आ गई। एग्जैक्टली इसी को ही बोलते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। लेकिन इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है जो कि ये है। अभी मैंने बताया इंटरसेक्शन को लिखने का एक और तरीका हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमें E1 पता हो, अगर मुझे E1 पता तभी तो ये यूज कर रहा हूं मैं। ये क्यों कर रहा हूं, डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल पा रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि मुझे नहीं पता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन मुझे ये जरूर पता है E1 क्या है। ठीक है, E1 हो चुका है और उसके बीच में ए ये वाला पार्ट फंसा हुआ है। अब ये फंसे हुए वाले पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि मतलब E1 होगा तो मैं ये देख पाऊंगा, E1 नहीं होगा तो मैं इसको नहीं देख पाऊंगा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। इसका मतलब है मैं यहां लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे पता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऐसे तो लिखते ना यार, ऐसे तो लिखेंगे, यहां पे मैच ऐसे भी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when E1 is already occurred, E1 होगा तभी तो ये निकाल पाओगे, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, which can also be written as probability of A intersection E1 equal to probability of E1 probability of A given E1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सबको लिख दें तो यहां से बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal to probability of E1 प्लस probability of A given E1 has already occurred। तो यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी क्योंकि E1 और इसके बीच में इंटरसेक्शन है। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2, क्योंकि मेरे को E2 पता होगा तो मैं निकाल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EN हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये हमारे पास जो चीज बनी है दिस इज कॉल्ड, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, बढ़िया, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मैंने यहां लिख दिया, बढ़िया। अब मैं एक लास्ट चीज तुम्हें लिखवाना चाहूंगा इसी के साथ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है तो जिसका नाम हमारे पास क्या है, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम सिंपल सा कहती है एक काम कि, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा, बस अभी ये क्या ध्यान रख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, इसका आंसर क्या आएगा, तो भैया हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है बस ये बता दो तो काम हो जाएगा। भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये पूरा लंबा चौड़ा चीज है, बहुत बढ़िया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A पूरी बड़ी चीज है, तो मतलब मैं कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, यहां पे उल्टा कर रहा था ना, अब ये है when A has already been occurred। इसके क्वेश्चन ढेर करने पड़ेंगे तभी आएगी ये समझ। अभी तो मैं फॉर्मूलाज बता के तुम्हें समझा के जा रहा हूं कि ये थ्योरम्स क्या है, नेक्स्ट टाइम फिर से बताएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E I प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E I has already been occurred, I from 1 to n। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। यहां 2 आएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 3, यहां 3 4 4 4 4 4 अप टू 100 आता रहेगा। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट होते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसको मैं करके दिखाऊंगा कि इंडिपेंडेंट वाले में क्या होता है, डिपेंडेंट वाले में क्या होता है। तो इसके सिर्फ क्वेश्चंस रह गए हैं। प्रोबेबिलिटी की मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें लिखवा दी हैं। कुछ बुलियन इनइक्वालिटी वगैरह चीजें हैं, वो थोड़ा सा एडवांस होता है, वो 12th लेवल का नहीं है। आज जो मैंने कराया वो पूरी 12th की प्रोबेबिलिटी है, 11th 12th की प्रोबेबिलिटी सारी करा दी हमने। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा, और इतना ही बचे थी गले में जान। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना। सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, उन्हें फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना। और अगर कोई स्टैटिस्टिक्स का बच्चा हो तो उसके साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर यार मिलते नहीं है। हाँ, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर कोई कॉम्पिटिशन के लिए कर रहा है उसके लिए भी यूजफुल है, और अगर कोई वैसे कॉलेज एग्जाम देने जा रहा है उसको भी शेयर कर देना, ताकि उसका भी फायदा हो जाए। जस्ट इसलिए मैं यूजुअली ये बातें बोलता नहीं हूं, बट आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के हैं नहीं यार लेक्चर, तो आप बना ही रहे हैं तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, जितनों का उतना ही अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहना, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।